हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। लास्ट टॉपिक जैसे कि अपना चल रहा था, पोलराइजेशन मेथड चल रहे थे हमारे। उसमें एक मेथड है हम जो यूज करने वाले, डबल रिफ्रैक्शन ही यूज करने वाले हैं। ठीक है। बट इसमें हम सिंगल पोलराइज लाइट हमें चाहिए होगी। ठीक है। मीन्स इसमें हम दो डबल पोलराइज लाइट नहीं यूज करने वाले। दोनों ही पोलराइज लाइट थे, बट हमें सिंगल चाहिए होता है। ठीक है। तो इसमें हम एक एलिमेंट यूज करते हैं, वो है निकोल प्रिज्म। ठीक है। तो पहली बात तो निकोल प्रिज्म बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। ठीक है। नोट्स मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। तो उन नोट्स में आपके सारे स्टेटमेंट हैं, वो देख लेना। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है ये पार्ट। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताऊंगा थोड़ी बहुत, और डिटेलिंग सारी बता रहा हूँ मैं आपको। थ्योरेटिकल थोड़ा नहीं लिखूंगा मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले कैल्साइट क्रिस्टल का निकोल प्रिज्म बनाते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है। तो निकोल प्रिज्म जो होता है ना, वो कैल्साइट क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। रेगुलर यूज करते करते ईयर की प्रॉब्लम हो जाना स्टार्ट हो जाती है, चुभने लग जाते हैं। ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं? निकोल प्रिज्म की। अब निकोल प्रिज्म पहली बात बनाए जाते हैं कैल्साइट क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। जैसे क्रिस्टल नेचुरली, जैसे कोयला जो कोयल है वो नेचुरली मिलता है, ऐसे कैल्साइट क्रिस्टल भी नेचुरली ही ऑब्टेन होते हैं माइनिंग से। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सभी जो निकोल सभी जो कैल्साइट पीसेस है, क्रिस्टल जो पीस फॉर्म में मिलेंगे, तो आप अगर नोटिस करो तो कोयल का भी सभी स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कैल्साइट क्रिस्टल अगर नेचुरली मिलते हैं, तो सभी के स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होंगे, और सारे हमारे लिए यूटिलाइजेबल नहीं होते, या मीन्स हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर हम सभी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो कौन से पीसेस है जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं? तो पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ के कंपेयर में 3 टाइम हो। जिसकी लेंथ, ये जो लेंथ है, ये ब्रेथ के कंपेयर में 3 टाइम होगी, वही कैल्साइट क्रिस्टल निकोल प्रिज्म के लिए यूज हम करते हैं, या उसी का यूटिलाइजेशन होता है। पहली बात क्लियर है। तो निकोल प्रिज्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो निकोल प्रिज्म के लिए हम कैल्साइट क्रिस्टल ही यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? तो टाइम नोट कर लो कितना है। तो निकोल प्रिज्म के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं? कैल्साइट क्रिस्टल ही यूज करते हैं। बट क्या इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो लेंथ है उस पीसेस की, वो 3 टाइम होनी चाहिए किसके? वर्थ की कंपेयर में। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल ले लेते हैं। ठीक है। जब मान लो कि ये कैल्साइट क्रिस्टल का पीस हमने ले लिया है, पूरी दिख रहा है बट है नहीं। उसके बाद ये जो है ना एंगल, इनका एंगल अलग अलग होता है। यहाँ पे एक टर्म है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR की हम बात करने वाले हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात करें, TIR की हम बात करने वाले हैं। तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने खींच लिया होता है। उसके बाद हम इस सेक्शन को ध्यान से समझना, इस सेक्शन को दो पार्ट में कट कर देते हैं। ठीक है। कर दिए दो पार्ट में। साथ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है ना, तो बाय द फ्रिक्शन यहाँ से मटेरियल रिमूव करते हैं, और इस एंगल को 58 डिग्री बनाते हैं। कितना? 50 डिग्री, ध्यान रखना। फिर हम क्या करते हैं, जनरली हमें ऐसे भी यहाँ से भी हम कर देते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है ना? तो रिमूव कर देते, थोड़ा मटेरियल रिमूव करते, तो एक्चुअली ऐसा होता है। फिर रिमूव करते करते स्ट्रक्चर जो है ना, वो यहाँ से ये मटेरियल रिमूव करते हैं, ये वाला, और फाइनली हमारा स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाता है, मान लो। मतलब हमें इस वर्थ के इस साइड से हम क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन करते हैं, मटेरियल से फ्रिक्शन करते हैं, और ये एंगल हम पर्टिकुलर एंगल 58 डिग्री फॉर्म कर लेते हैं। आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ना हम इसको दो पीछे में कट कर, डायगोनली हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है। कट कर दिया, और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मीन्स हमारे पास दो सेक्शन हो जाते हैं। एक हमारे पास ये सेक्शन हो जाता है, और दूसरा हमारे पास ये सेक्शन हो जाता है। दो सेक्शन मिल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जो कट कर रहे हैं, तो प्रॉपर रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पे इसको स्मूथ करते हैं। मतलब जो अब्रप्ट सरफेस हो जाता है, जो सरफेस
डैमेज हो जाते हैं उनको बाय द फ्रिक्शन हम स्मूथ कर देते हैं, इस वाले को भी इस वाले को। पहली बात, एंगल यहाँ पर डिफरेंट होता है, बाय द फ्रिक्शन हम यहाँ एंगल कितने करते हैं, 58 डिग्री कर देते हैं, ठीक है ना, 58 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं कि हम इसको कट कर देते हैं दो पीसेस में डायगोनली। डायगोनली कट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से फ्रिक्शन के थ्रू, पेपर फ्रिक्शन या जो भी हमारे पास एबिलिटी होती है टेक्निक की, उसके थ्रू हम यहाँ पे स्मूथनेस कर देते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। स्पेशली फ्रिक्शन ही यूज की जाती है, ठीक है, किसी एलिमेंट से। स्मूथ करने के बाद हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इन दोनों के ऊपर अटैच कर देते हैं। और ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा होता है, ग्लू टाइप का होता है। मीन्स क्या होता है, वो दोनों को बॉन्ड ज्वाइन कर देता है, मीन्स उसमें क्वालिटी होती है बॉन्डिंग बनाने की। तो जैसे ही इन दोनों के ऊपर फ्रिक्शन करके स्मूथ करके यहाँ पर हमने एक मटेरियल अटैच करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो, और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं, टच कर देते हैं, ज्वाइंट हो जाता है। तो आप एक चीज़ देखोगे, इस साइड क्रिस्टल है, इस साइड कैल्साइट क्रिस्टल है, और जब ये ज्वाइंट हो जाएगा और मान लो कि ऐसे ज्वाइंट हो गया है, तो इसके बीचों बीच क्या मिलने वाला है मुझे, तो बीचों बीच मुझे एक डिफरेंट मटेरियल मिलेगा, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और जो अलग मटेरियल है कंपेयर टू कैल्साइट क्रिस्टल। तो एक मीडियम ये हो गया, ये कैल्साइट है ही, ये भी कैल्साइट है ही, बीच में मटेरियल अलग हो गया। क्या आपको इतना समझ में आया? इस मटेरियल का नाम है कनाडा वेल्सम। ये है वर्ड वो, कनाडा वाल्सम बोल देते हैं इसको कई बार। तो ये कनाडा वेल्सम, ये ट्रांसपेरेंट है और जॉइंटिंग मटेरियल है, मतलब जॉइन कर देता है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म कर देता है। तो हमने क्या किया, वो डायरेक्ट में डायग्राम में लिखा है, ये 58 है, ठीक है ना, और ये जनरली 68 डिग्री बना दिया जाता है, ठीक है। बीच में क्या है हमारे पास, ये हमने फिलअप कर दिया है, क्या है, कनाडा वेल्सम। तो इधर कैल्साइट क्रिस्टल, ये भी कैल्साइट क्रिस्टल, और बीच में क्या है हमारे पास, कनाडा वेल्सम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मैं कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान। एक वर्ड है TIR, ये रे ऑप्टिक्स का है, बट थोड़ा बहुत आपको समझाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये 2 लेक्चर में जाए, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। और दोनों जो लेक्चर होंगे वो दोनों कंटिन्यू चलेंगे। तो अगर कहीं से एक लेक्चर एंड होता है तो नेक्स्ट लेक्चर वहीं से स्टार्ट मैं कर दूंगा, ठीक है। करते हैं आगे बात। देखो बच्चों, TIR हो, पहले मुझे आपको TIR समझाना पड़ेगा, विदाउट TIR ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं TIR की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो TIR के देखते हैं। तो TIR में होता क्या है, जैसे मान लो आप रिफ्रैक्शन तो जानते ही हो, आप जानते हो ना रिफ्रैक्शन, हाँ। कि होता क्या है कि मान लो कि ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, और जैसे ही ये एयर है और ये हमारा वाटर है मान लो, तो क्या होता है, जाना ऐसे चाहिए था, बैंड ऐसे हो जाता है। यही होता है ना, किस में होता है ये, जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये लाइट जा रही है किससे, तो ये लाइट हमारी जा रही है रेयर टू डेंसर, कुछ ऐसा होता है। और डेंसर टू रेयर जाए तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ऊपर बेंड हो जाता है। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। बट अब TIR का कॉन्सेप्ट क्या है, TIR को समझाना पड़ेगा, बिना TIR के ये नहीं होगा। तो TIR क्या कहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ध्यान से सुनो एक बार, कॉन्सेप्ट है ये शायद ये लेक्चर आपका TIR में ही जाएगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा पूरा एक मीडियम है, ठीक है, इतना ही मान रहा हूँ फिलहाल। ये मेरा एयर है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर। ये बाउंड्री लाइन ऊपर जो बनाए हैं वो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सेपरेट करने के लिए है। तो इसके नीचे क्या है मेरे पास, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया, ऐसा हटा देता हूँ मैं। नीचे क्या है, वाटर, ऊपर क्या है, एयर, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है। अब ये क्या करेगा, या सोर्स ऑफ लाइट है, क्या ये रे ऑल डायरेक्शन में एमिट करेगा क्या, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल करेगा, ऐसे 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 करेगा ना। अच्छा, यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल है, इस लोकेशन पर ये इंसिडेंट एंगल है,
इस लोकेशन पर ये इंसिडेंट एंगल है और इस लोकेशन पे ये इंसिडेंट एंगल है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि सब जगह क्या है, इंसिडेंट एंगल डिफरेंट है? एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही हो रही है नहीं हो रही। हेलो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है सही से। अच्छा आप देखना ध्यान से, 11th के चैप्टर में मैंने आपको क्या बता रखा है, 11th के मैंने चैप्टर में आपको बता रखा है बच्चों कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस या किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वहाँ पर लाइट का क्या हो रहा होता है, सम पोर्शन उसका रिफ्लेक्शन होता है, सम का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब एक मान लो कि नीचे वाटर है, ऊपर एयर है। नीचे क्या है, वाटर, ऊपर क्या है, एयर है। अब ये लाइट गई, इंसिडेंट होती है बाउंड्री लाइन पर, तो क्या ये सारी लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी? और एक चीज और देखो कि अगर लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में जाती है तो ये तो है रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में जाती है तो वो होता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर यहाँ से लाइट रिटर्न आएगी तो वो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कि उसी मीडियम में लौट के रही है। और इस मीडियम में जाएगी तो वो होगा रिफ्रैक्शन। अगर मैं इस पे इंसिडेंट करता हूँ तो कुछ पार्ट तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है ये, और कुछ पार्ट क्या होगा इसका, रिफ्रैक्शन होगा। ये रहा रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। मान लो ये है I1 और ये है R1, मैं ये एंगल नहीं बना रहा क्योंकि ये एंगल सेम होगा, हो गया। बट क्या बच्चों यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्या यही वाला एंगल है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये एंगल डिफरेंट है तो अब क्या होगा, अभी भी कुछ पार्ट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ये, और कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन। बट अब जितना ये एंगल है आप ये एंगल इंक्रीज कर रहे हो तो ये एंगल भी इंक्रीज होगा, मतलब ये एंगल इंक्रीज हो गया। मीन I2 ज़्यादा किससे है, I2 हायर है I1 से, तो ये एंगल भी इंक्रीज हो गया, R2 मान लो। क्या हो रहा है, तो ऐसे आप इस वाले एंगल में और आगे डॉट डॉट बना रहा हूं मैं, कि ऐसे और ये एंगल इंक्रीज 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 करते जाओगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जैसे जैसे आप ये एंगल इंक्रीज करते जा रहे हो तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो एंगल, पर्टिकुलर एंगल इस पे आएगा जिस पे लाइट ना, ये वाला तो पार्ट आएगा ही आएगा, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये कौन सा है बच्चों, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। ये कौन सा है, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो उस वाले केस में क्या होगा, लाइट जो है ना बच्चों वो सीधी जाएगी, ऐसे जा रही होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहे हो तो ये बैंड नीचे होता जा रहा है, हो रहा है ना, इसमें लेस है इसमें ज़्यादा है, और ये इंक्रीज करोगे तो और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। फिर एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, लाइट बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चली जाएगी, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो तो ये हो ही रहा है। ये वाली पार्ट कौन सी है, ये वाली पार्ट अभी रिफ्रैक्शन की है, रिफ्रैक्शन की है, और ये है रिफ्लेक्शन, तो हो ही रहा है। समझ में आया या नहीं आया? इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, आपके रे ऑफ टेक्स्ट में काम आएगा, बट यहाँ पर मुझे काम है इसलिए बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या हो रहा है कि क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल है, क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल है जिस पे रिफ्रैक्शन कितने डिग्री फॉर्म हो जाता है, 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अगर आप वाटर, ये स्पेशली एक ध्यान रखना, लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में होना चाहिए। ये कौन सा मीडियम है, वाटर है, तो ये डेंसर है, और ये कौन सा है, ये है आपका रेयर है। तो लाइट सोर्स कहाँ होना चाहिए, डेंसर में। और लाइट जब इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। बट एक इंसिडेंट एंगल ऐसा आएगा जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है, हर सरफेस के लिए, जैसे कि ब्रूस्टर एंगल सबके लिए अलग लगता है हर मटेरियल के लिए, वैसे ये भी हर मटेरियल के लिए अलग होगा, कि एक इंसिडेंट एंगल ऐसा आता है जिसमें रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पे हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा, आ गया। बट अगर आप इंसिडेंट एंगल इससे भी ज़्यादा कर देते हो, मान लो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री से भी ज़्यादा कर देते हो, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा करते हो, तब क्या होगा, ये वाली लाइट हम मान रहे हैं क्रिटिकल एंगल से, ये जो आई है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मतलब 60 डिग्री से भी कम ज़्यादा कर दिया मान लिया, ठीक है। तो
ये जो लाइट है ना, ये रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री पे हो रही थी वो भी नीचे आ जाएगी। मतलब यहाँ से जो लाइट गया, अब उसका कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सारी की सारी लाइट नीचे रिटर्न आ गई। मीन्स इंसिडेंट एंगल अगर आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हो। किससे? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हो। हर मटेरियल के अलग अलग होता है, पर्टिकुलर एक ही होता है, उससे ज़्यादा कर देते हो तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी अगेन नीचे ही आ जाता है, मतलब उसका भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। और जो रिफ्लेक्शन है वो तो हो ही रहा है, तो क्या कंप्लीट रिफ्लेक्शन ही हो गया। इसलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल, मतलब अंदर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्या हो, अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन, कोई पार्ट रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और इस इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस इंसिडेंट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिसपे जो रिफ्रैक्शन है वो 90 पे हो जाए। तो पहले ऐसे गया, देन यूं गया, फिर यूं गया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है क्रिटिकल एंगल, एक मिनट टाइम देख लूँ मैं, 16 मिनट ओके। तो 40 पे मुझे बंद करना है, ठीक है, 40 पे क्लोज करना है इसको, ठीक है। तो हमारा क्या पॉइंट है, सॉरी टाइम कितना हुआ, 31 ओके। तो हमारा क्या पॉइंट है, दो पॉइंट जानना है, एक क्रिटिकल एंगल जानना है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या जानना है। तो दूसरा पॉइंट हमें जानना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो क्रिटिकल एंगल वो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल है जिसपे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे होता है, राइट। और अगर आपका इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा है, सॉरी, अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन 90 से भी ज़्यादा होगा। और वो पूरी की पूरी लाइट किस में आ जाएगी, वो पूरी की पूरी लाइट आपकी रिटर्न आ गई किस में, उसी मीडियम में आ गई, मतलब वाटर के अंदर ही आ गई। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया कि पर्टिकुलर एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, पहला पॉइंट श्योर, कोई डाउट नहीं है। क्या है क्रिटिकल एंगल? दैट पर्टिकुलर एंगल, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्शन फॉर्म 90 डिग्री, या रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। कंफर्म? आपका इंसिडेंट एंगल इससे भी ज़्यादा हुआ, क्रिटिकल से भी ज़्यादा हुआ, तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी नीचे आ जाएगा, उसका भी रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसका हो ही रहा है, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया, कंप्लीट वाटर में ही आ गई वो, कोई पार्ट एयर में नहीं जाएगा। कई बार मैजिक में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। फॉर द TIR बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, रे ऑप्टिक्स का पार्ट है बट यहाँ पे यूज हो रहा है और रे ऑप्टिक्स हमारा हुआ नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो TIR के लिए इंपॉर्टेंट है लाइट डेंसर से रेयर में जाए, फर्स्ट केस। और सेकेंड, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। तो TIR के दो कंडीशन, पहली, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल शुड बी हायर देन क्रिटिकल एंगल। दो पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। आई थिंक बच्चों ये वीडियो आपका आधे में रहने वाला है और जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट से स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ पॉइंट, चेक करो सर एक बार, सही है, एंड मत करना अभी। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ वहाँ हमारा जो है वो है एयर के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे वाले हैं, ठीक है। तो निकोल प्रिंट की हम बात कर रहे थे। तो निकोल प्रिंट बना कैसे? तो निकोल प्रिंट जो बना है वो है, ये क्या हमारे पास है, अनपोलराइज लाइट है ये। क्या है बच्चों? ये है अनपोलराइज लाइट है। अब ये अनपोलराइज लाइट है, ये निकोल प्रिंट बना कैसे समझा चुका हूं मैं, ठीक है।
अनपोलराइज्ड लाइट है तो क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल ही है ना। तो कैल्साइट क्रिस्टल पे जब ये इंसिडेंट होगा तो अगेन क्या होने वाले हैं, ऑप्टिकल एक्सिस पे इंसिडेंट, ऑप्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर रहे हैं। तो अगर ऑप्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहे हैं, हम कंडीशन माने, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, बाकी सारी नॉर्मल कंडीशन होगी। तो जब लाइट अदर देन ऑप्टिकल एक्सिस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो लाइट जब डिवाइड होगी, जब रिफ्रैक्शन होगा, ये दो पार्ट रिफ्रैक्शन होंगे, तो दो पार्ट रिफ्लेक्शन होंगे, एक तो एरो वाला होगा, एक डॉट वाला होगा। एरो वालों को हम क्या बोलते हैं, तो एरो वालों को हम बोलते हैं पैरेलल वाइब्रेशन टू द प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट वाले को परपेंडिकुलर वाइब्रेशन प्लेन टू पेपर, ठीक है ना। अच्छा, एरो वाले को हमने बोला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और डॉट वाले को बोला था हमने ऑर्डिनरी, हमने बोला था, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, ठीक है, कि हमें ना पहले वाला जो जा रहा था उसमें दोनों ही पार्ट जा रहे थे, क्या हो रहे थे, दोनों पार्ट ही मूव कर रहे थे, मतलब दोनों पार्ट आउटसाइड आ रहे थे, एरो वाले भी आ रहे थे और डॉट वाले भी, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आ रहे थे, ऑर्डिनरी भी आ रहे थे। अब इस लोकेशन पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डॉट वाला चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ डॉट वाले पार्ट ही मुझे चाहिए, एरो वाले पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इस लेक्चर में अपन इतना ही ड्रॉप करते हैं, आगे वाले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर दो पार्ट में आपको सही नहीं बनता, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।